ओ चिट्ठी आई मिगी चढ़े दाए चा ते घर आना फौजी ने। ओ आऊं मुड़ी मुड़ी देखनी है रात ते घर आना फौजी ने। ओ ते घर आना फौजी ने। आई बिलीव इन डेस्टिनी, यू नो, सब कुछ डिस्टाइंड होता है। आई बिलीव दैट मेरे को वो जो यूनिवर्स है ना वो भेजता रहा। जैसे मैंने रेडियो से शुरुआत करी, फिर मैं टीवी में आ गई, और जब मैं टीवी में आई तो टीवी में मेरे टैलेंट को पहचाना गया, तो मुझे मूवीज में चांस मिल गया। बेटी हूँ बाबुल मैं तो तेरी, सच मान मैं तुझ पे बोझ नहीं। बेटा बेटा जो कहते सब, जानू मैं तेरी सोच नहीं। तूने गोद में मुझे खिलाया है, लोरी दे मुझे सुलाया है। पल पल रखा है ध्यान मेरा, कहीं चोट लगे ना मुझे कहीं, कहीं चोट लगे ना मुझे कहीं। हेलो, नमस्ते, नमस्ते सभी को। Yes, first of all, welcome to the Take One Instagram live session. थैंक यू सो मच। मैम, मैं आपके जुड़ने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को आपके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपकी जो जर्नी की शुरुआत, ये जो ब्यूटी पेजेंट में आपने मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप के टाइटल आपने जो मिला है अभी आपको, तो मैं उससे बात करना स्टार्ट करूंगी। बहुत लड़कियों का ये सपना रहता है कि हम भी एक ब्यूटी पेजेंट में जाएं, अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो मैम, क्या प्रोसीजर रहता है? आप तो अभी रिसेंटली उस टाइटल के एक विनर हैं, तो आप प्लीज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, जो लड़कियां खासकर हमारे साथ जुड़ रही हैं इस टाइम पे, जिनको मन है कि वो ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स में जाएं, तो उनके लिए कुछ बताएं। हाँ देखो, ब्यूटी पेजेंट में जाने का सपना बहुत लोगों का होता है। दे ऑल वांट टू गो। तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं था ब्यूटी पेजेंट के लिए, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी डूइंग सो मेनी थिंग्स। तो सडनली एक होता है ना, आई बिलीव इन डेस्टिनी, सब कुछ डिस्टाइंड होता है। आई बिलीव दैट। तो नॉर्मली क्या ये पेजेंट्स होते हैं आउट ऑफ कंट्री, या फिर कुछ अलग अलग सिटीज में होते हैं, मुंबई में होते हैं, या फिर Delhi and all that stuff. So this was happening in Kolkata, where I reside. So I thought, कि if it is happening here, why not give it a try? And I have a motive actually. As I am a counselor, and I deal with mental health. I want to work on mental health and help people. So I thought, rather than just simply taking this topic to a very बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी अगर मैं एज अ काउंसलर इसके ऊपर काम करती हूँ, so why not use the biggest platform? Now we have all started talking about mental health. So I thought using a biggest platform like a beauty pageant, where I can definitely, experiment with a lot of looks, a lot of designing, as I wanted to be a designer, fashion designer. So I just wanted to try out that as well. So with the beauty, I wanted to add the brains. So beauty with brains, I just, clubbed everything and kind of, started the journey with this beauty pageant. तो मैम, कुछ टिप्स रहेंगे आपकी तरफ से लड़कियों के लिए, जो कि हाँ, देखो टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगी। ये सबको टिप्स मैं ये बताना चाहूंगी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो ब्यूटी क्राइटेरिया होता है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स एंड ऑल दैट, that criteria is different. When it comes to misses, the criteria is different, because after we become mother or something, we get to deal with a lot of hormonal changes, our body changes and all that. So criteria is quite different for Mrs. India. Definitely beauty तो रहता ही है हर जगह when it is called beauty pageant, but at the same time आपको height constraint नहीं होता है उतना, आपको weight constraint नहीं होता है उतना, तो आपका टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। टैलेंट एंड ऑफ कोर्स आप अपनी ब्यूटी को किस तरह से कैरी करते हैं, एंड द बिगेस्ट थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई बिलीव इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है, आप अपने लुक को कैसे कैरी कर रहे हैं, आप किसी भी तरह की बॉडी शेप में क्यों ना हो, आप किसी भी तरह के लुक्स में क्यों ना हो, लेकिन द वे यू कैरी योर सेल्फ and the way you put up yourself in front of judges, in front of jury, in front of anybody in the world, that matters a lot. So when I tried, I had to face lot of rounds. So it started with the kind of एक ऐसा round था जहाँ we had to become little glamorous होना था, glamorous look लाना था। तो बहुत सारा जो आपका जो थोड़ा सा रहता है ना hesitation, वो वहीं पे निकल जाता है, because मैं एक ऐसी person हूँ, I am very kind of
बहुत ग्लैमरस में नहीं आप कह सकते हो मुझे, बट यस जब मैंने ये एक राउंड मैंने किया तो आई ट्राई टू कम आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा डिफरेंट करने का कोशिश किया, एंड आई ट्राई टू क्रिएट अ ग्लैमरस लुक विच वाज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी। एंड अब उसके बाद कॉर्पोरेट राउंड होता है। उसके बाद कॉर्पोरेट राउंड में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू नो, आपकी लाइफ के बारे में, आप क्या करना चाहते हैं, आखिर आपका मोटिव क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस आपको कितने कॉन्फिडेंटली आप दे रहे हो, और इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कितना मीनिंगफुल है, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपकी इस जर्नी के लिए, दैट मैटर्स अ लॉट। उसके बाद आपका जो एक 3 दिन की जर्नी रहती है, सो द अदर डे आपको बहुत सारा चीजें सिखाया जाता है विच कम्स अंडर ग्रूमिंग, यू नो, हाउ टू वॉक, आपकी नॉर्मल वॉक एंड जो वॉक आप स्टेज पे करते हो, वो जो रैम्प करते हो, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रैम्प्स, तो वो मुझे पता चला ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटी पेजेंट। So we have learned how to walk, we have learned how to give a posture, the body language, the facial expressions, how we can deal with that, and the different rounds we have to go. हर राउंड के लिए कैसी वॉक होनी चाहिए, बहुत सारे ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, वो आपको बताते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ टैलेंट राउंड एज वेल। तो टैलेंट राउंड में आपका क्या टैलेंट है, आप किस में बेस्ट है, और आप क्या अच्छा दिखा सकते हैं, आपको वो दिखाने का मौका मिल जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो लास्ट हमारा फिनाले होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट डे। वो उसके लिए बहुत प्रिपेयर करना रहता है, बिकॉज आपके पास 4 राउंड्स होते हैं, और उस 4 राउंड में आपके पास वक्त नहीं होता है। यू नो, यू जस्ट हैव टू रश, डू द रैम्प, कम बैक, चेंज द क्लोथ्स, अगेन रन, अगेन कम बैक अगेन। तो वो कितना स्मार्टली आप हैंडल करते हो और अपने लुक को किस तरह से कैरी करते हो। फॉर मी आई जस्ट टेल दैट कि मेकअप करने का वक्त नहीं मिला था। जो मैंने मॉर्निंग में एक राउंड में मेकअप किया था, मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस करके एंड उसी में मैंने सारा वो चला दिया। बट द बेस्ट पार्ट इज हाउ आई कैरिड इट, मैंने किस तरह से उसको कैरी किया, किस तरह से फटाफट से उस लुक को मैंने उसी लुक में क्या क्या क्रिएट कर दिया, दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक वो जजेस को बहुत पसंद आया होगा। और हर जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स मैंने खुद डिजाइन करे थे, कैसे कैसे लाना है, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना आपको, कि आप अपने डिजाइन, अपना जो पर्सनालिटी है, कैसे बाहर लेकर आते हो। तो ये सब चीजें रहती है, और आपको दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ वॉक करने का मौका मिलता है। वहां पर आपको जुगलबंदी जो है वो दिखानी रहती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अ लॉट ऑफ हार्डवर्क गोज इन दैट। तो ये सब करने के बाद फिर लास्ट में डिसाइड होता है कि कौन क्राउन लेकर जाएगा। तो मैम ऐसे कंपटीशन से एक ओवरऑल ग्रूमिंग हो जाती है एक पर्सन की? बिल्कुल, आपकी बहुत सारी ग्रूमिंग होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर ओन इनर कॉन्फिडेंस, योर ओन, आपकी अपनी पर्सनालिटी काफी डेवलप हो जाती है। तो मैं तो वैसे भी सिनेमा लाइन से ऑलरेडी बिलोंग करती थी, तो मेरे को ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज थी वहां पर। लेकिन बहुत सारे जो लोग जो कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। आपको कितना कुछ सीखने को मिल जाता है। यू नो, यू गेट द मेकअप सेशंस, हाउ यू डू योर मेकअप योरसेल्फ, सो यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव। वो एक दिन में आपको काफी चीजें सीखने को मिल जाती है। तो मैम ये तो हुई ब्यूटी पेजेंट की बात। तो मैं आपसे आपके करियर की कुछ शुरुआती टाइम की बात करना चाहूंगी। आप जैसे कठुआ से हैं, देन कठुआ से आप स्टडीज के लिए बैंगलोर मूव करी, एंड अब आप कोलकाता में हैं। तो जम्मू से बेंगलोर एंड बेंगलोर से देन कोलकाता, तो उसमें काफी लैंग्वेज बैरियर, मैं बोल सकती हूँ एक कल्चरल डिफरेंस और लैंग्वेज का बहुत ही एक्सट्रीम डिफरेंस है ये। तो मैम आपने इस चीज को कैसे बोल सकते हैं कि कैसे कोप अप किया इसको? अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या सिर्फ लैंग्वेज एंड कल्चर के लिए है, या फिर आप मेरे करियर के लिए भी बोल रहे हैं कि जिस तरह से मैंने ओवरऑल? ओके, तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप जैसे जम्मू से है, मैं भी आप ही की तरह छोटे शहर से हूँ, छोटी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, कठुआ से हूँ। तो मैं अभी तो उसको कठुआ को छोटा तो कभी नहीं कहूंगी, आई लव माय सिटी, बट एट द सेम टाइम मुझे बोलना है कि कंपैरेटिवली बैंगलोर या किसी भी मेट्रो सिटी से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हमारा जो सिटी है ऑफकोर्स बहुत छोटा है। और हमारी जो है ना, बहुत अपब्रिंगिंग भी कुछ अलग तरह की होती है। इफ यू एग्री विद मी कि जम्मू में एक टाइम था जब 90s में हम 7-8 बजे के बाद कहाँ बाहर निकलते थे, अभी तो शायद काफी चेंज हो गया है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s टाइम। तो वो वैसा माहौल था। उस माहौल से जब मुझे फर्स्ट टाइम बैंगलोर जाना पड़ा और जब पापा छोड़ के आ गए,
तो ट्रस्ट मी दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। मैं शुरू शुरू में जब आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं तब शुरू शुरू में आप जाते हो, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम। बट वंस आई गॉट द फ्रेंड्स, आई गॉट टू मीट लॉट ऑफ पीपल। मुझे अभी तक का बेस्ट सिटी बैंगलोर लगता है, वो मेरा सेकेंड होम है। मैं बैंगलोर से इतना प्यार करती हूँ, इतनी मोहब्बत है मुझे वहाँ के लोगों से, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। तो मुझे वो वहां पर तो कोई कंस्ट्रेंट फील नहीं हुआ। यस, लैंग्वेज वॉज डेफिनेटली अब बहुत बड़ा चीज था, लेकिन आपके जब अच्छे दोस्त होते हैं ना तो बड़ा मजा आता है उस जर्नी में। वो आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे, मैं जिस कॉलेज में पहले गई थी तो वो तो ग्लोबल कॉलेज था, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन से स्टूडेंट्स आए थे, तो वो भी मेरी तरह आए थे क्योंकि उनको भी लैंग्वेज बैरियर था। ईरान से आए थे, वियतनाम से आए थे, दे वर ऑल्सो नॉट नोइंग इंग्लिश। सो वी काइंड ऑफ यूनाइटेड, एंड हम लोग अपनी लैंग्वेज में, टूटी फूटी लैंग्वेज में बात करते थे। तो वी काइंड ऑफ क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अस। तो वैसा वो सफर निकला। और उसके बाद जब मैं कोलकाता में आई तो आई टेल यू कि बैंगलोर में मैं आईटी में थी, आईटी में मैंने बहुत मेहनत करी। मैं आई टेल यू क्योंकि मैं स्कूल में उतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी क्योंकि मैं रट्टाफिकेशन में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं थोड़ी सी लापरवाह थी उसमें, लेकिन मैं लॉजिकली बहुत करेक्ट थी। मुझे हर चीज को समझने की बहुत वो है, लालसा है बहुत ज्यादा। मैं रट्टाफिकेशन में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, तो इसलिए मैं स्टडीज में उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे लिखना वो सब करना आई डिडंट लाइक दैट। लेकिन बैंगलोर में जाके जब मुझे लगा कि मेरे पे बर्डन आ गया, मुझे पढ़ाई करनी है बहुत ज्यादा, बिकॉज पेरेंट्स आर उन्होंने भेजा है, तो मैंने डिस्टिंक्शन से अपनी मास्टर्स डिग्री की है। आई हैव स्कोर्ड रियली वेल उसमें। तो वो करने के बाद जब मैं कोलकाता में आई तो कोलकाता में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सपने मैंने पापा के तो पूरे कर दिए, पढ़ाई करना था, सब कुछ करना, लेकिन मेरे सपनों का क्या। तो आई काइंड ऑफ टुक द रिस्क और मैंने अपने सपनों को पंख लगा के दिए। तो मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी आरजे से। और कोलकाता भी देखो, जिसने बैंगलोर में निकाल लिया है ना, वो लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए कोलकाता उतना डिफिकल्ट नहीं रहता, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे वो बंगाली थे। तो आई काइंड ऑफ हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंगाली वाला, वो समझने का तो मुझे आता था। तो मैंने वो हैंडल कर लिया और बहुत सारी लैंग्वेज मैंने सीख भी ली। मुझे सीखने का शौक है लैंग्वेजेस। तो मैंने यहाँ पे आके जब स्टार्ट किया तो धीरे 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 आई थिंक इट्स ऑल डेस्टाइन। और मैं ये भी कहूंगी कि टैलेंट भी था मुझ में, क्योंकि वो टैलेंट को पिक करते करते स्टेप बाय स्टेप मेरे को वो जो यूनिवर्स है ना वो भेजता रहा। जैसे मैंने रेडियो से शुरुआत करी, फिर मैं टीवी में आ गई, और जब मैं टीवी में आई तो टीवी में मेरे टैलेंट को पहचाना गया, तो मुझे मूवीज में चांस मिल गया। तो मैं मूवीज में अपना थोड़ा सा काम करने लगी। और जब मूवीज में काम कर रही थी मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है, मैं स्क्रिप्ट भी लिखना शुरू कर दिया, करती थी। तो उसके बाद कोरोना आ गया, वी ऑल नो दैट फेज। तो वो वाला जो फेज था, फिर मुझे एंड आई हैड अ बेबी एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ रुक गया है, करियर एंड ऑल सब ब्रेक हो गया है। तो फिर भी मैं रुकी नहीं। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो रुकना पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। आई जस्ट वॉन्ट कि चाहे आप धीरे चलो पर चलते रहो। तो ये सब कल्चरल और लैंग्वेज ये होते हैं ना, ये सेकेंडरी हो जाते हैं जब आपको सिर्फ आपका लक्ष्य दिखता है। तो मुझे मेरा लक्ष्य दिखा, मुझे ये कल्चर, मुझे ये लैंग्वेज, मुझे ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता है। मुझे एक ही चीज समझ में आता है कि आई एम इंडियन। मैं बेशक कठुआ से हूँ, बेशक जम्मू से हूँ, लेकिन मैं भारतीय हूँ और ये ऑल आर माई फ्रेंड्स, और मुझे सबको एंजॉय करना है बस। मैम आपने थोड़ी सी आउटलाइन अपने करियर की दे ही दी है। जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने रेडियो जॉकी के रूप में भी काम किया है, देन आप एंकर भी रही हैं, वहां से फिल्म्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में भी आपको देखा जाता है, एंड उसके बाद आप अब एक काउंसलर के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो मैम ये सारी जो फील्ड्स हैं वो बहुत ही डाइवर्स है, एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो ऐसी ट्रांजिशन कैसे आई आपकी, इतना ज्यादा ट्रांजिशन कैसे रही इन सभी करियर्स ऑप्शन में? मैं फिर यही कहूंगी कि दिस इज ऑल डेस्टाइन्ड। आई थिंक एक तो मेरा एक नेचर है कि मुझे ना एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये कीड़ा है, समझ लो कि मुझे सब कुछ सीखना है। मुझे वो सीखने की हंगर जो है ना वो हमेशा रहती है। आई जस्ट वांट टू लर्न दिस ऑल्सो, ये भी ऑल्सो मुझे हमेशा रहता है। तो वो शायद होता भी क्या, मैंने कुछ पर्पसली भी नहीं किया, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को मेरा टैलेंट जहां जहां नजर आता था तो वो मुझे ऑफर करते थे कि देखो यू आर गुड लुकिंग, सो आई थिंक यू शुड गो टू टीवीज। तो यू आर गुड, यू हैव दिस क्वालिटी, यू राइट रियली वेल, आई थिंक यू शुड राइट स्क्रिप्ट्स। तो फिर मुझे बोला कि आप इतना अच्छा, आपका ड्रेसिंग सेंस है, मतलब मेरा जो स्टाइल था वो सबको बहुत पसंद आता था। आई क्रिएट माई ओन स्टाइल। तो वो जो स्टाइल था वो सबको पसंद आया, तो दे सेड कि चलो तुम एक काम करो, यू
डिजाइन द लुक फॉर मूवी के सभी कैरेक्टर्स हैं उनका लुक तुम डिसाइड करो। तो ये जो टैलेंट था वन बाय वन करके लोगों ने पिक किया और मुझे अपॉर्चुनिटीज देना शुरू किया। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मुझे जब एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है तो मैं जो भी लाइन पकड़ लेती हूँ मैं उसमें घुस जाती हूँ। तो आई जस्ट लव इट, और बस एक्सप्लोरिंग का जो नेचर है शायद वही वो ट्रांजिशन के साथ हो गया, उसमें ट्रांजिशन में हेल्प किया। तो मैम अगला क्वेश्चन मैं आपके ये जानना चाहूंगी, जो आपका जो अंदर छुपा हुआ राइटर है, आपने एक बुक भी पब्लिश की है, एक सोलो बुक आपने प्रेगनेंसी के ऊपर पब्लिश की थी। तो मैम मेरे को कहीं से पता लगा है कि आपने जो ब्यूटी पेजेंट के दौरान जब एक टैलेंट राउंड होता है उसमें आपने अपने से लिखी हुई एक पोएम लोगों वहां पे जजेस को सुनाई थी, ऑडियंस को। तो काफी इमोशनल हो गए थे लोग उस टाइम पे। तो क्या आप थोड़ी सी अगर चाहें तो हमारे ऑडियंस को भी सुना दें वो? काफी रिसर्च किया आपने मेरे पे। हाँ, मैंने वहां पे 2 पोएम सुनाई थी, और आप अगर कहते हो तो मैं एक पोएम सुनाती हूँ। देखो, मैंने बहुत कुछ लिखती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है, प्रॉब्ली जस्ट गेट इट वंस फोन पे अगर हो तो मैं आपको सुनाती हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं आपको सुनाती हूँ जो एक पोएम जो एक बेटी एंड पापा की कन्वर्सेशन है। You are also a daughter. I think you're a girl, so you will understand the pain in the thing. इसी को सुन के शायद बहुत लोग रो पड़े, क्योंकि एक फेज आता है ना हमारी लाइफ में, जब हमें सब कहते हैं कि अब लड़की बड़ी हो गई, अब इसकी शादी करा दो, अब ये पराई है ये लड़की, अब इसको अपने घर भेज दो। तो वी काइंड ऑफ गेट कंफ्यूज कि भाई अपना घर मतलब पराया, व्हाट इज दिस ना, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो ये क्वेश्चन सुन के मैंने जैसे बहुत लोगों को देखा है, मेरे साथ भी है, सबके साथ होता है, तो मैंने उन सबकी फीलिंग्स को गैदर करके ये पोएम लिखी थी। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिसाइट दैट, तो आप भी सुनो। तो ये एक जो बेटी है वो अपने पापा को बोलती है कि बेटी हूँ बाबुल मैं तो तेरी, सच मान मैं तुझ पे बोझ नहीं, बेटा बेटा जो कहते सब जानू मैं तेरी सोच नहीं, तूने गोद में मुझे खिलाया है, लोरी दे मुझे सुलाया है, पल पल रखा है ध्यान मेरा, कहीं चोट लगे ना मुझे कहीं चोट लगे ना मुझे कहीं। पापा माना शादी होगी एक दिन, माना शादी होगी एक दिन, रहना होगा मुझे तेरे बिन, पर उस घर की कैसे मैं हो जाऊं, इतने सालों का वजूद मेरा एक पल में कैसे मैं मिट जाऊं, तेरी हूं तेरा अंश मैं, फिर कैसे ना तेरा वंश मैं, क्यों नाम को तेरे छोड़ू मैं, क्यों चादर नए नाम की ओढ़ू मैं। पापा एक सवाल है आपसे, जब कोई पराई कहता है क्यों चुप से तुम रह जाते हो, दिल मेरा दुखता है बाबुल जब तुम ही ये कह जाते हो। इस घर में बचपन मेरा है, कई यादों का यहाँ बसेरा है, और जो गर्व से सदा ही मैंने लिया वो नाम भी तो तेरा है। हाँ, हर वचन को मैं निभाऊंगी, ये प्रथा जो सदियों से है बाबुल, उस प्रथा को दिल से लगाऊंगी, तेरे घर की राजकुमारी उस घर रानी बन जाऊंगी, तू जैसा कहे वैसा होगा, पर एक बात ना मान पाऊंगी, मुझे कोई पराई अगर कहे उससे तो मैं लड़ जाऊंगी, अपने घर की बेटी हूँ, अपना पूरा हक मैं जमाऊंगी, अत्याचार जो हर बेटी ने सहा वो मैं तो ना सह पाऊंगी, अब सुन लो तुम दुनिया वालों, चाहे कितना भी जोर लगा लो, अब होश में हूँ बेहोश नहीं, क्योंकि अपने घर को अपना कहना ये प्यार है मेरा। वंडरफुल मैम, ये मुझे लगता है जितने भी हमें अभी वॉच कर रहे हैं, जो भी लेडीज हैं, जो भी लड़कियां भी हमें जो देख रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस पोएम के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती। मुझे भी अपने पापा का ऐसे इमेज आ रहा था जैसे मैं सुन रही थी। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी पोएम हमारे साथ शेयर की, और ये आपने खुद लिखी हुई है, और आई थिंक कोई भी इसे रिलेट करे कि ये बिना नहीं रह सकता। हर लड़की से रिलेट करेगी, क्योंकि हर लड़की को शादी करनी है, और हर लड़की को ये सुनना पड़ता है कि बेटा अब आप बड़े हो गए, अपने घर जाओगे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अपना घर, वो भी अपना घर, ये भी अपना घर, मतलब अपना घर क्या होता है, पराया क्या होता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता। सो आई रोट दिस पोएम एट दैट टाइम। तो मैम आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आप एक काउंसलर के रूम में काम कर रही हैं, एंड आप मैरिज और रिलेशनशिप काउंसलिंग देते हैं। तो अभी काफी ज्यादा जो यूथ है हमारा इन सब चीजों से जूझ रहा है, अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम आए दिन देख रहे हैं कि काफी डाइवोर्स के मामले भी हमें सामने मिलते हैं।
तो आप कुछ अगर टिप हमारे साथ शेयर करें या कोई एडवाइस देना चाहते हैं ऐसे ही यूथ को जो कि रिलेशनशिप या किसी भी अलग चीज से गुजर रहे हो। देखिए एडवाइस मैं इसमें क्या दूंगी, लेकिन यस मैं अपना ओपिनियन जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने जो देखा है, बहुत सारे आते हैं। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट ऑल द अनमैरिड कपल्स, जो हमारे यंग जो लोग हैं, वो लोग जब सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वी ऑल गेट इनटू अफेयर्स, यू नो। अभी तो ऐसे एक ट्रेंड है ये, वी हैव हमें एक दो तीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स रहते हैं, ये सब ट्रेंड हो गया है। बट आई जस्ट वांट टू टेल देम कि देखो, इट इज रियली इंपॉर्टेंट यू चूज योर पार्टनर रियली वाइजली, और उसमें लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा पार्टनर चूज करना चाहिए जिसके साथ आप बैठो तो आप हंसते रहो, आप इंजॉय करो, आप उस मोमेंट को जियो। जब आपको ये फील आता है ना कि इस बंदे के साथ मैं अपनी लाइफ बहुत हंसी खुशी गुजार सकता हूँ, ही इज वेरी वेरी जॉली, ही हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आप उस रिलेशन में कभी भी रिग्रेट नहीं फील करेंगे और वो रिलेशन कभी टूटेगा नहीं। दिस आई बिलीव, क्योंकि एक हंसी मजाक एक ऐसी चीज होती है ना जो एक रिश्ते को बड़ा ही लाइट मोड में बांधे रखती है, क्योंकि झगड़ा तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं करना। तो झगड़ा जो होता है वो अगर हम पहले से ही ऐसे सड़ियल नेचर के होंगे तो डेफिनेटली वो आगे जाके और भी बनेगा। तो जस्ट आपको ये देखना है कि आप उसके साथ एंजॉय कर पा रहे हो कि नहीं, वो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लुक्स आर नॉट सेकेंडरी पार्ट, यू नो, वो एक पल दो पल कुछ महीने साल की कहानी है, उसके बाद सब खत्म है। एंड टू द मैरिड कपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल कि देखो, शादियां पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, क्योंकि आज का ये जमाना है, 2023 चल रहा है। सो वी हैव अ वेरी वंडरफुल वर्ड नाउ दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। आई बिलीव इन सेल्फ लव, आई एम श्योर यू मस्ट बी बिलीविंग इन सेल्फ लव। आई एम श्योर कि बहुत सारे बिलीव करते हैं सेल्फ लव पे। तो सेल्फ लव में जब हम बिलीव करते हैं ना, तो हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। तो जब हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है, और उस टाइम पे जब आप अपने पार्टनर को स्पेस देना शुरू कर दें, तो आपके रिश्ते में डेफिनेटली डिस्टेंस आ जाएगा। तो आई जस्ट वांट देम कि आप किसी और चीज के लिए प्रेजेंट रहे ना रहे, लेकिन अपने पार्टनर के लिए इमोशनली हमेशा प्रेजेंट रहे। इफ द पर्सन इज सैड, if the person is happy, if the person want to celebrate anything, if the person want to share something feelings, always be available emotionally, तो आपका रिश्ता बहुत चलेगा, कभी टूटेगा नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका एक छोटा बेबी भी है इस टाइम पे, एंड आप इतना ज्यादा काम करते हैं, अलग अलग आपका जो करियर ऑप्शंस हैं आपके, सारा एक साथ कैसे मैनेज होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है? यू नो व्हाट, ये क्वेश्चन ना मेरे से सब कोई पूछते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपका जब बेबी हो जाता है ना, तो आपकी प्रायोरिटीज बहुत चेंज हो जाती है। आप ऑलवेज 24/7 अपने बेबी को ध्यान में रखते हैं, लेकिन आपका जब लक्ष्य तय होता है, आपको जब पता है कि आपको कहीं पहुंचना है, इफ इट इज डिसाइडेड इन योर हेड, इफ यू आर वेरी मच कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल, तो ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। जैसे मेरा बेबी जो है, मैंने जब बुक लिखी थी, ही वॉज क्वाइट स्मॉल, ही वॉज आई थिंक अ ईयर काइंड ऑफ था, छोटा, बहुत छोटा था, साल 2 साल का। तो वो मैं क्या करती थी, मैं सारा दिन उसके साथ रहती थी। आई यूज टू हैंडल एवरीथिंग एट होम, और रात को जब वो सोता था तो आई यूज टू सिट एंड राइट till 3 o'clock in the morning, till 4 o'clock in the morning, till 5 o'clock in the morning. So definitely उस टाइम पे मेरी हेल्थ भी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, लेकिन आपको बैलेंस क्रिएट करना है। मैंने कुछ दिन वो फॉलो किया, उसके बाद मैंने फिर से अपनी वापस रूटीन पे आई। तो आई काइंड ऑफ क्रिएटेड बैलेंस इन बिटवीन। जब मुझे ये काम करना है तो मैं वो काम छोड़ देती हूँ। मैं बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से बैलेंस करके लिख कर करती हूँ कि मुझे अभी ये काम करना है तो मैं और किसी भी काम को नहीं लूंगी। अगर मुझे ये करना है तो मैं और कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि आई गिव माई 100% टू वन वर्क। तो मैं बहुत डेज डिवाइड करती हूँ कि ये 2 दिन इसके हैं, ये 2 दिन उसके हैं, वो 2 दिन उसके हैं। और बेबी तो मेरा 24/7 मेरे साथ है, तो उसको भी, वो भी सीख गया है। ही नोज वेरी वेल कि मामा इतना सारा काम करती है। तो उसको मैंने बचपन से जैसे दिखाया है कि मैं ऐसे काम करती हूँ, तुमको मेरे साथ ऐसे रहना है, तो वो मेरे साथ बैठ के खेलता रहता है। ही डजंट डिस्टर्ब मी एंड ऑल। उसको पता चल गया है कि माई मॉम इज डूइंग समथिंग। तो ये एक ऐसा चीज है, ये आपको खुद ही बनाना है। ये आपको आप किसी और से सीख नहीं सकेंगे, या आप किसी से पूछ नहीं सकेंगे। पूछते हैं मुझसे बहुत है कि मैं यही बोलूंगी
कि मेरी लाइफ में मैंने कैसे बैलेंस क्रिएट किया वो मैं जानती हूँ, और आपकी लाइफ में आपको कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है वो सेट करनी है। और प्रायोरिटी में जब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जब आप लिख लेते हैं ना, तो आप डेफिनेटली बहुत आराम से अपने काम को कर पाते हैं। So that is my mantra and I think this is what you can follow. I think सभी को इंस्पिरेशन भी मिली होगी अपना टाइम मैनेजमेंट करने की अब। तो मैम मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आई थिंक ये बात किसी को पता नहीं होगी, बट आपने डोगरी सॉन्ग भी गाए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अब जब हम अपने सेशन के एंड में पहुंच रहे हैं, तो क्यों ना एक कोलकाता में बैठे हुए प्यारी सी मैम हमें एक डोगरी गाना सुनाए। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत पहले जब निकल आई थी ना, तो हमारा डोगरी मेरे को बहुत अच्छी से नहीं आती थी, क्योंकि हमारे वहाँ पे ट्रेंड होता है ना, हिंदी सिखा दो भाई, हिंदी सिखा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो। तो अपनी लैंग्वेज पे हम उतना ध्यान नहीं देते, विच इज वेरी वेरी बैड। वी शुड लर्न आवर लैंग्वेज। तो मेरे को आती है, ऐसा बात नहीं है। तो मैंने ये गाने के लिए ना बहुत प्रैक्टिस करी थी। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मिलके मुझे बहुत डोगरी के वर्ड्स सिखाए थे। तो वो सब करके मैंने गाना तो सीखा है। तो मैं आपको सुनाती हूँ एक पहला गाना जो मैंने फर्स्ट गाना रिकॉर्ड किया था। तो उसके वर्डिंग्स थे चिट्ठी आई मेरी चढ़े दाए चा, ओ चिट्ठी आई मेरी चढ़े दाए चा, ते कर आना फौजी ने, ला 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 ला, ला 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 ला। ओ आओ मुड़ी मुड़ी देखनी रा, ते कर आना फौजी ने, ओ ते कर आना फौजी ने। ओ कड़ी कड़ी गाली ससुरों पे ने बुलांदी है, ओ कड़ी कड़ी गाली ससुरों पे ने बुलांदी है। निंदी एक रखिया ननान जदों आंदी है, ननान जदों आंदी है, ननान जदों आंदी है, ननान जदों आंदी है। ओ टुल्लू तोनी बेड़े पखाउन ला, ते कर आना फौजी ने, हो ला 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 ला, ला 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 ला। थैंक यू। So this was my first song I recorded. थैंक यू सो मच मैम। मेरे को ऐसे लग नहीं रहा है कि मैंने सिर्फ एक ही गेस्ट का आज इंटरव्यू लिया है। ऐसा लग रहा है काफी डिफरेंट पर्सनालिटी सारी एक साथ आके हमारे आज लाइव में आ गए। हमारे ऑडियंस को भी आप सबकी दुआएं चाहिए। आई जस्ट वांट एवरीबॉडीज ब्लेसिंग, सबकी दुआएं कि मैं बहुत कुछ और करती रहूं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करती रहूं और बार बार आपके साथ यहाँ बैठ के इंटरव्यू देती रहूं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना टाइम दिया एंड हमें ज्वाइन करने के लिए आज आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू आपका भी और सभी व्यूअर्स का जो मुझे देख रहे हैं। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्टूडियो में आपके यहाँ पे इनवाइट करने के लिए लाइव पे। तो चलिए आप भी अपना ध्यान रखिए और आप सभी व्यूअर्स भी अपना ध्यान रखिए और मेरे पेज पे अगर मिलना है तो मिलिए। तो तब तक के लिए चलिए, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।